अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर के अंदर हम न्यूटन के हरकत के कवानीन डिस्कस करेंगे। आपकी बुक में ये आर्टिकल नंबर 3.2 है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो पहला हरकत का कानून क्या है, दूसरा हरकत का कानून क्या होता है, तीसरा हरकत का कानून क्या होता है, ये सारे हमने डिस्कस करने हैं। तो सबसे पहले आज के इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ लेते हैं न्यूटन का पहला कानून। तो अब मैं जनरल सी मिसाल आपको देता हूँ कि अगर कोई चीज़ रेस्ट की हालत में पड़ी हुई है, जैसे मिसाल के तौर पे आप अपने रूम के अंदर पानी का गिलास रख के चले जाते हैं, आप बाहर चले जाते हैं, 2 घंटे के बाद वापस आते हैं, क्या पानी का गिलास अपनी जगह तब्दील कर लेगा? ऐसा नहीं होगा। यानी कि जब तक आप उसको फोर्स लगा के या उसको उठा के किसी दूसरी जगह पे नहीं रखेंगे, वो अपनी जगह तब्दील नहीं करेगा। ठीक है जी। अब जनरल सी दूसरी मिसाल ले लेते हैं। जैसे कोई साइकिल है चलती हुई जा रही, ठीक है, आप उसके ऊपर ब्रेक्स अप्लाई नहीं करते, तो क्या वो साइकिल रुक जाएगी? नहीं रुकेगी, बल्कि वो अपनी मोशन को जारी रखेगी। तो अगर आपने उसकी मोशन को रोकना है, यानी कि चलते हुए जिस्म को आपने रोकना है, तो क्या करना पड़ेगा? आपको ब्रेक लगानी पड़ेगी। ब्रेक क्या होगी? फ्रिक्शन की फोर्स होगी। ठीक है, ब्रेक लगाने की वजह से फ्रिक्शन की फोर्स आएगी, जिसकी वजह से मोशन जो है वो रुक जाएगी। ठीक है जी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि फ्रिक्शन की फोर्स जब हम लगाएंगे तो ही साइकिल जो है वो रुकेगा। तो आम लफ्ज़ों में आप यूँ कह सकते हैं, जैसे मैंने पहले एग्जांपल दी, इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर कोई चीज़ रेस्ट में है तो वो खुद ब खुद मोशन में नहीं आती जब तक कोई बैरूनी फोर्स उसके ऊपर ना लगाई जाए, या फिर जब तक कोई नेट फोर्स उस पर अमल ना करे। ठीक है। दूसरी एग्जांपल से आप ये कह सकते हैं कि अगर कोई चीज़ यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है तो वो उस वक्त तक रेस्ट की हालत में नहीं आएगी जब तक कोई बैरूनी फोर्स उसके ऊपर जो है वो ना लगे। तो आम लफ्ज़ों में यूँ कह सकते हैं कि अगर कोई जिस्म रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, वो मोशन में उस वक्त तक नहीं आएगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर ना लगे, नेट फोर्स उस पर अमल ना करे। और अगर कोई जिस्म मूव कर रहा है तो वो खुद ब खुद जो है वो रुकेगा नहीं, बल्कि अगर आप उसको रोकना चाहते हैं तो आपको जो है वो बैरूनी फोर्स, नेट फोर्स लगानी पड़ती है। यही न्यूटन का पहला कानून है। अब न्यूटन का पहला कानून क्या कहता है कि अगर कोई जिस्म रेस्ट में है तो उसको मोशन में लाने के लिए आपको नेट फोर्स लगानी पड़ती है, लेकिन अगर आप वो नेट फोर्स ना लगाएं तो वो जिस्म कभी भी जो है वो मोशन में नहीं आएगा। या फिर अगर कोई जिस्म मोशन में है तो उसको आपने रेस्ट के अंदर लेके आना है तो क्या करना पड़ेगा? फिर भी आपको नेट फोर्स लगानी पड़ेगी। अगर आप नेट फोर्स नहीं लगाएंगे तो वो जिस्म जो है वो रेस्ट की हालत में नहीं आएगा। तो आम लफ्ज़ों में इसकी शॉर्ट स्टेटमेंट आप यूँ कर सकते हैं कि कोई भी जिस्म अपनी हालत खुद ब खुद चेंज नहीं करता। अगर आपने उसकी हालत चेंज करनी है, उसकी पोजीशन तब्दील करनी है, तो आपको एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ती है, नेट फोर्स लगानी पड़ती है। ठीक है। तो यही न्यूटन का पहला कानून है। ठीक है जी। यहाँ पे आपकी बुक में भी ये डेफिनेशन लिखी हुई है, ए बॉडी कंटिन्यूज इट्स स्टेट, कि एक जिस्म अपनी हालत बरकरार रखेगा, ऑफ रेस्ट आर ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट को बरकरार रखेगा, अगर वो मोशन में है तो वो हरकत करता ही रहेगा, इन ए स्ट्रेट लाइन प्रोवाइडेड नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट, जब तक कोई नेट फोर्स उस पर अमल ना करे। तो आम लफ्ज़ों में आप यूँ कह सकते हैं कि कोई भी जिस्म अपनी हालत खुद ब खुद तब्दील नहीं कर सकता जब तक कोई नेट फोर्स उस पर अमल ना करे। तो यही न्यूटन का पहला कानून है। फिर आपकी जो आम रूटीन की लाइफ है उसके अंदर अगर आप देखें तो काफ़ी सारी मिसालें आपको मिलती हैं। कोई भी चीज़ आपके घर में पड़ी है तो जाहिर है वो रेस्ट में ही रहती है जब तक आप उसकी हालत चेंज नहीं करते, उसको उठा के एक जगह से दूसरी जगह नहीं रखते। तो कोई भी चीज़ अपनी हालत जो है वो खुद ब खुद चेंज नहीं करती, बल्कि हमें उसकी हालत जो है वो चेंज करनी पड़ती है। इसी तरह अगर कोई चीज़ मूव कर रही है तो उसको अगर आपने रोकना है तो उसके लिए भी आपको फोर्स लगानी पड़ती है, नेट फोर्स लगानी पड़ती है। तो यही न्यूटन का पहला कानून है। अब नेट फोर्स समझ लेते हैं कि नेट फोर्स क्या होती है। मिसाल के तौर पे एक ऑब्जेक्ट है जी जिसका मैस m है और उसके ऊपर 2 साइडों से फोर्स लग रही है, इस साइड से और इस साइड से। एक बंदा इसको इधर खींच रहा है 10 न्यूटन की फोर्स के साथ, एक बंदा इसको उस साइड पे खींच रहा है वो भी 10 न्यूटन की फोर्स के साथ।
तो ये मैस किस साइड पे मूव करेगा, ये मैं आपको नेट फोर्स का कंसेप्ट समझा रहा हूँ कि नेट फोर्स क्या होती है। नेट फोर्स टोटल फोर्स नहीं है एग्जैक्टली, ठीक है, सिर्फ ये टोटल फोर्स नहीं है, ये टोटल फोर्स हो भी सकती है और बाज़ दफ़ा फोर्सेस होंगी लेकिन नेट फोर्स जीरो होगी। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि हर कंडीशन में, हर केस में टोटल फोर्स को ही हम नेट फोर्स कहें, ऐसा नहीं है। मैं आपको जस्ट यहाँ पे नेट फोर्स का कंसेप्ट दे रहा हूँ। अब देखो इस मैस को एक बंदा इधर खींच रहा है 10 न्यूटन की फोर्स के साथ, दूसरा बंदा इसको उधर खींच रहा है 10 न्यूटन की फोर्स के साथ, तो आपके ख्याल में ये मैस किस साइड पे मूव करेगा? भाई ये मैस किसी साइड पे भी मूव नहीं करेगा, क्योंकि जितनी फोर्स इधर है उतनी फोर्स ही इधर है। दोनों फोर्सेस एक दूसरे के असर को कैंसिल कर देंगी और रिजल्टेंट फोर्स हमारे पास ज़ीरो आ जाएगी। रिजल्टेंट फोर्स क्या आ जाएगी? ज़ीरो आ जाएगी। अब रिजल्टेंट फोर्स ज़ीरो कैसे आएगी? अगर हम हेड टू टेल रूल के ज़रिए भी इनको ऐड करने की कोशिश करें तो एक फोर्स ये है, अगर हम इसको हेड टू टेल रूल के ज़रिए ऐड करें तो ये सिचुएशन बनेगी, यानी कि फर्स्ट वेक्टर के हेड के साथ दूसरे की टेल लगा दी, तो रिजल्टेंट कहाँ पे ड्रा होगा? रिजल्टेंट नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर दो फोर्सेस कुछ इस तरह लग रही हो किसी जिस्म के ऊपर कि उनका मैग्नीट्यूड सेम हो, यानी कि उनकी मिकदार क्या हो? बराबर हो, जैसे ये 10 है ये भी 10 है, ठीक है, और उनकी डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट हो, तो उनका रिजल्टेंट सिफर होता है। यानी कि ये जो रिजल्टेंट फोर्स आती है इसको हम नेट फोर्स बोलते हैं। टोटल फोर्स को हम नेट फोर्स नहीं बोलते, बल्कि रिजल्टेंट फोर्स को हम जो है वो नेट फोर्स बोलते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे इधर 10 न्यूटन की फोर्स है और इधर फोर्स लग रही हो जी 7 न्यूटन। अच्छा, अब जिस्म किस साइड पे जाएगा? जाहिर है जिस साइड पे फोर्स ज़्यादा है ये ऑब्जेक्ट उसी तरफ जो है वो मूव कर जाएगा। अब देखो कितनी फोर्स ज़्यादा, अब देखो ना, इधर 10 है इधर 7 है, तो इधर फोर्स ज़्यादा है इधर कम है, इधर कितनी ज़्यादा है? 3 न्यूटन ज़्यादा है। ये 3 न्यूटन ही नेट फोर्स होगी। तो आम लफ्ज़ों में यूँ कह सकते हैं कि किसी भी जिस्म की अगर आपने नेट फोर्स निकालनी हो ना, तो क्या काम करना है आपने कि उसकी फोर्सेस को देखना है कि वो फोर्सेस जो हैं वो किस डायरेक्शन में हैं। अगर वो फोर्सेस एक दूसरे के मुखालिफ हैं तो नेट फोर्स कैसे निकालेंगे आप? ज़्यादा फोर्स में से कम को माइनस कर देंगे। जैसे अब देखो यहाँ पे दो फोर्सेस हैं एक दूसरे के मुखालिफ हैं, एक 10 न्यूटन है एक 7 न्यूटन है, तो ज़्यादा कौन सी है? 10 न्यूटन। इसमें से कम वाली माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना होगा? वो नेट फोर्स होगी। क्लियर है? तो एक बात तो समझ में आ गई कि अगर दोनों फोर्सेस एक दूसरे के अपोजिट हों तो नेट फोर्स कैसे निकालनी है आपने? ज़्यादा फोर्स में से कम फोर्स को माइनस कर देना है तो नेट फोर्स आ जाएगी, ठीक है। तो अगर दोनों फोर्सेस बराबर आ जाएं, जैसे इससे पहले वाली एग्जांपल मैंने दी आपको, इधर भी 10 थी इधर भी 10 थी, तो इस केस में क्या होगा भाई? इसमें जो है किसी एक फोर्स में से किसी दूसरी को माइनस कर दो तो जवाब क्या आएगा? 0। वो नेट फोर्स होगी। लेकिन अगर इस तरह का केस आ जाए कि एक साइड पे फोर्स ज़्यादा हो दूसरी साइड पे फोर्स कम हो, तो हम कहेंगे कि इसके ऊपर कुछ ना कुछ नेट फोर्स है, और वो कितनी होगी? ज़्यादा में से कम को आप क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। याद रखिएगा, माइनस कब करना है? जब दोनों फोर्सेज एक दूसरे के अपोजिट हों। तो ये दोनों फोर्सेज एक दूसरे के अपोजिट हैं, लिहाजा इनमें से ज़्यादा फोर्स में से कम को माइनस करके हम नेट फोर्स निकालेंगे। अब एक और तीसरा केस है। अब देखो इसमें क्या है कि इसमें ये वाला बंदा इसको इधर खींच रहा है 10 न्यूटन की फोर्स के साथ, ये वाला बंदा इसको इधर धक्का लगा रहा है। अब दोनों फोर्सेस जो हैं वो सेम डायरेक्शन में हैं, तो याद रखिएगा कि अगर तमाम फोर्सेस सेम डायरेक्शन में हों तो नेट फोर्स उस वक्त जो है वो टोटल फोर्स होगी। वो कैसे? कि सारी को आपने क्या कर लेना है? जमा कर लेना, जितनी भी फोर्सेस हों। देखो मैंने पहले कहा कि माइनस करना है, लेकिन माइनस उस वक्त करना है जब फोर्सेस की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट हो। 2 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं, 4 भी फोर्सेस हो सकती हैं, वो डिपेंड करता है, ठीक है। अगर फोर्सेस की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है तो फिर आपने नेट फोर्स कैसे निकालनी है कि ज़्यादा फोर्सेस में से कम फोर्सेस को आपने माइनस कर देना है। लेकिन अगर फोर्सेस की सिमत एक ही हो तो फिर नेट फोर्स आपने कैसे निकालनी है कि दोनों फोर्सेस को, जितनी भी फोर्सेस हो, 4 हो 5 हो, उन सबको आपने क्या कर देना है? जमा कर देना है, तो नेट फोर्स आ जाएगी। अब इस केस में नेट फोर्स कितनी होगी? 15 होगी, ठीक है। ये 10 न्यूटन और ये 5 न्यूटन, तो ये टोटल हमारे पास कितनी हो जाएगी? 15 न्यूटन होगी। ये उस केस में होगा जब दोनों फोर्सेस जो हैं वो एक ही सिमत में हो। तो आई होप कि आपको नेट फोर्स का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा।
ठीक है, मैं इसको एक दफ़ा फिर रिवाइज कर देता हूँ कि अगर किसी जिस्म पर फोर्सेस एक दूसरे के अपोजिट लग रही हों तो फिर नेट फोर्स कैसे निकालनी है कि ज़्यादा फोर्सेस में से कम को माइनस कर देना है। लेकिन अगर फोर्सेस किसी जिस्म पर एक ही सिमत में अमल कर रही हों तो फिर नेट फोर्स आपने कैसे निकालनी है कि वो सारी फोर्सेस को आपने जमा कर देना है। तो आज के लेक्चर के अंदर जस्ट आपको यही समझाना था। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम न्यूटन का दूसरा कानून जो कि बहुत अहम है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और न्यूटन का मोशन का तीसरा कानून पढ़ेंगे। आज के लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।